क्यों नहीं हो सकता? फॉल्ट कहाँ पे है? हमसे पूछे कि एक्चुअल में कमी कहाँ है। सर, इसमें कुछ अधिकारी लोगों ने जो है बात को ठीक से मुख्यमंत्री महोदय तक नहीं पहुंचाया है। शिक्षा मंत्री यहाँ आए थे, उन्होंने बोला कि हमारा चेहरा ही रिटर्न है, आप जाइए स्कूलों में काम कीजिए, कंपनियों को हम बाहर कर देंगे। आपने 9 को ही क्यों निकाला? जब हमारी टाइमलाइन सभी के ऊपर हो गई, हम तो सभी बैठे, 9 अकेले थोड़ी ना बैठे, हम सभी बैठे हैं। 2174 को निकाल दो। ये कंपनी वाले हैं जो थोड़ा सा ये चाहते हैं कि संगठित होकर अपनी आवाज़ को ना रख सकें अपने अधिकारों के लिए, ताकि एक आध को निकाल के टर्मे से निकाल के बाकी सभी डर जाएं और निकल जाएं। कंपनी रखी क्यों है? पहली बात तो ये 14% को मैनेजमेंट चार्जेस दी जा रहे हैं, वो किस बेस पे? ओनली सैलरी देने के लिए। सारा काम बीटी करते हैं, ओजीटी से लेके गैस सिलेक्शन से। कंपनी रखी क्यों गई है? तो ये दोहरे मापदंड क्यों रखे जा रहे हैं कि कभी आप हमें आउटसोर्स मान लो, कभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मान लो। आप हमें एक प्लेटफॉर्म पे रखिए और फिर हमसे बात कीजिए। मैं इतना सा कहूंगा कि अधिकारियों को छोड़िए। 2174 जो है हिमाचल के बच्चे हैं, हिमाचल के वोटर हैं। मेरे सरकार को 8 से 10 करोड़ का जो कंपनी को दे रहे हो, सरकार रखे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसको खर्च करे, उनका रोल क्या है? जब हमारा नवंबर में जब हम स्ट्राइक पर थे, तब वो हमारे बीच आए थे और उन्हीं की बातों पर हमने विश्वास भी किया था। जैसा उन्होंने कहा था कि आपके लिए हम जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो करेंगे, लेकिन वो बेस्ट पॉसिबल अभी तक हो नहीं पाया है और जब तक वो नहीं होता तब तक हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिसको मेंटेनेंस चार्ज के नाम से लोग कमीशन लेते हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इन बिचौलियों को बाहर कर लीजिए। जितना भी सेंटर से पैसा आता है वो सीधा हमें पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से दे दीजिए। हमारी को देखिए, अब तो हमें नाम लेने में भी कोई गुरेज नहीं है। जो एक कमेटी बनी थी उसमें कुछ एक अधिकारी थे जिनकी अध्यक्षता में वो कमेटी बनी थी। विभिन्न राज्यों का दौरा किया गया। फिर कमेटी क्यों बनानी थी? अगर आपने सिर्फ स्टडी करना था, फिर 3-4 लाख रुपए सरकार का खर्चा क्यों किया? आपने 3 राज्यों का दौरा करके फिर तो सरकारी पैसों का आपने दुरुपयोग किया है। सबने सांत्वना दे भी दी, लेकिन अब सांत्वना से काम चलने वाला नहीं है। शिक्षा मंत्री जी की जब स्टेटमेंट बदली तो उसके बाद हमें मजबूरन यहाँ बैठना पड़ा। हम 21 मार्च को भी शिक्षा मंत्री महोदय जी से विधानसभा में मिले थे। विधानसभा जब चली हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो कमेटी और सब कमेटी बनी थी उसकी बैठक करके जो भी बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा, उस दिन भी शिक्षा मंत्री जी की यही शब्दावली थी कि जो बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा हम आपके लिए करेंगे। लेकिन उसके बाद 29 तारीख को जब मीटिंग होती है, वो जो बेस्ट पॉसिबल की बात की गई थी, तो बेस्ट पॉसिबल तो कंपनियों के लिए किया उन्होंने, कंपनियों को फिर से 1 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया। हमें एक रिस्पेक्ट भी चाहिए कि एक्चुअल में हमारा रुतबा क्या हम बोलते हैं आउटसोर्स है। व्हाट यू मीन बाय आउटसोर्स? हम अपना 100% दे रहे हैं, बच्चों को स्किल कर रहे हैं। पर जब तक हमारी पॉलिसी नहीं बनेगी हम यहाँ बैठे रहेंगे और धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। हम इस समय राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में हैं। आज 12वां दिन है। वोकेशनल अध्यापक सड़कों पर हैं। कारण क्या है वो भी पूछने का प्रयास करेंगे। मजेदार बात और बता देते हैं, हिमाचल प्रदेश में इस समय दाखिलों का दौर चला है। पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं लगनी हैं, बावजूद उसके अध्यापक धरने पर हैं। सरकार की बात करें, विपक्ष की बात करें, नेता बारी बारी आकर मिले हैं, परंतु मसले का हल नहीं हो पाया है। एक डेलीगेशन आज राज्यपाल से मिलने गया है। मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे हाथ की बात नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है आपके लिए नीति बननी चाहिए थी, सरकार क्यों नहीं बना पा रही है? मैं कुछ कह नहीं सकता। प्रतिभा सिंह कहती हैं मसला छोटा है, हल हो जाना चाहिए था। यहां तक कि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मेरे चेहरे को ही मेरी नोटिफिकेशन मान लिया जाए। वोकेशनल अध्यापकों से बात करते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों के साथ यहाँ पर वोकेशनल अध्यापिकाएं भी पहुंची हैं। क्या मसला है? आज कितनवां दिन है? सरकार क्या कह रही है आपसे? आज 12वां दिन है हमारा यहाँ पर और सरकार के विभिन्न मंत्री आकर यहाँ भी आए हैं, मिलके भी गए हैं। बात अलग अलग सबने कही है। कोई कहता आश्वासन दे रहे हैं अलग अलग। ये भी कहा गया है कि चलिए हम आपकी बात रखेंगे, मुख्यमंत्री से हम कहेंगे आपकी बात को। मुख्यमंत्री जी से तो भी हमारी डायरेक्ट बात नहीं हो पाई है, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमारी बात हुई है। और अभी पहले जैसे वो जब हमारा नवंबर में जब हम स्ट्राइक पर थे, तब वो हमारे बीच आए थे और उन्हीं की बातों पर हमने विश्वास भी किया था। जैसा उन्होंने कहा था कि आपके लिए हम जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो करेंगे, लेकिन वो बेस्ट पॉसिबल अभी तक हो नहीं पाया है और जब तक वो नहीं होता तब तक हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप महिला हैं, प्रतिभा सिंह भी आप लोगों से मिलने आई थी, उन्होंने क्या कहा था आपसे? जी बिल्कुल, वे भी हमसे मिलने आई थी और बहुत भावुक भी हुई थी यहाँ पर हमें बच्चों के साथ देखकर, महिलाओं को देखकर और इतनी परेशानियों का सामना हम जो यहाँ पर कर रहे हैं। उन्होंने समझा उस चीज़ को और उन्होंने भी हमें ये आश्वासन दिया था कि कैबिनेट में वो बात करेंगी हमारे मुद्दे से संबंधित और हमारी बात को आगे रखेंगी। अब आगे बात हुई है या नहीं हुई है, ऐसा अभी हमें ऐसी कोई
सूचना नहीं मिली है। आपने पूछने का प्रयास नहीं किया कि आपने तो कह दिया कि कैबिनेट में बात होगी, उसके बाद तो कैबिनेट मीटिंग हो भी गई, मसला तो आपका हल नहीं हुआ, आज भी सड़क पर ही हैं। जी बिल्कुल, प्रतिभा सिंह जी से तो हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न मीडिया चैनल्स के माध्यम से हम अपनी बात लगातार हर रोज़ पहुंचा रहे हैं कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम यहां से उठने वाले नहीं हैं। मेन मसले क्या क्या चल रहे हैं इन दिनों आपके? पहले तो आपने स्थायी नीति की मांग की थी, हालांकि स्थायी नीति पर तो उस दौरान भी कोई पहले भी खासी बात बनी नहीं थी। आपके जो मसले हैं वो क्या चल रहे हैं? पहला जो हमारा मसला चल रहा है सर वो ये है कि कंपनियों को बाहर किया जाए। ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये 90-10 की रेशो में चल रहा है, जिसमें 90% जो शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 10% शेयर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का होता है। लेकिन हम सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि इसमें बिचौलिए हैं जिनको 14% जो है कमीशन जाता है, जिसको मेंटेनेंस चार्ज के नाम से लोग कमीशन लेते हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इन बिचौलियों को बाहर कर लीजिए, जितना भी सेंटर से पैसा आता है वो सीधा हमें PFMS पोर्टल के माध्यम से दे दीजिए। हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, बहुत छोटी सी मांग है सर। अगर हिमाचल प्रदेश सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहूँगा उनका जो सीना है वो 56 इंच का है, मैं चाहूँगा कि वो एक बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने OPS जैसे बड़े डिसीजन लिए हैं जिसमें बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ने वाला था। आपके मसले पर तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना, मेरे हाथ की बात नहीं है, ये तो केंद्र की बात है। जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा सर, इसमें कुछ अधिकारी लोगों ने जो है बात को ठीक से मुख्यमंत्री महोदय तक नहीं पहुँचाया है। अगर वो हमारी बात को ठीक से समझेंगे, अगर उन तक हमारी बात ठीक से पहुँचेगी तो मुझे उम्मीद है कि वो इसको। कौन वो अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुँचा नहीं पा रहे हैं या ना पहुँचाने दे रहे हैं? देखिए, अब तो हमें नाम लेने में भी कोई गुरेज नहीं है। जो एक कमेटी बनी थी उसमें कुछ एक अधिकारी थे जिनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, विभिन्न राज्यों का दौरा किया गया। फिर कमेटी क्यों बनानी थी? अगर आपने सिर्फ स्टडी करना था फिर 3-4 लाख रुपए सरकार का खर्चा क्यों किया? आपने 3 राज्यों का दौरा करके फिर तो सरकारी पैसों का आपने दुरुपयोग किया है। मैं इतना सा कहूँगा कि अधिकारियों को छोड़िए, 2174 जो है हिमाचल के बच्चे हैं, हिमाचल के वोटर हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अब यही निवेदन रहेगा। बाकी तो सारे लोग आ गए, बाकी उन्हें अपनी बात रख भी ली, सबने सांत्वना दे भी दी, लेकिन अब सांत्वना से काम चलने वाला नहीं है। मैं जो है यहाँ से इस मंच के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारी पीड़ा को समझिए, हमारी दर्द को समझिए। हमारी मातृशक्ति बहनें बच्चों के साथ सड़कों पर सो रही हैं। शिक्षा मंत्री आपसे मिले थे, यहाँ पर आए भी थे, क्या कहा था उन्होंने उस दिन? शिक्षा मंत्री जी ने हमें यही कहा था कि आप घर जाइए, स्कूल को ज्वाइन करिए। मेरा जो चेहरा है इसको आप रिटर्न मान लीजिए, मेरे चेहरे पे घर जाइए, आपके लिए मैं पॉलिसी का निर्माण करूंगा। 31 मार्च 2025 के बाद कंपनियां लगातार नहीं करेगी। कंपनियों को हम बीच से, जो ये बिचौलिए हैं इनको हम बीच से हटा देंगे। सरकार इसको सीधा अंडरटेक करके इस प्रोजेक्ट को चलाएगी। तो आप शिक्षा मंत्री के कहने के बावजूद भी घर नहीं गए, आप आज भी चौड़ा मैदान में बैठे हैं। शिक्षा मंत्री जी की जब स्टेटमेंट बदली तो उसके बाद हमें मजबूरन यहाँ बैठना पड़ा। हम 21 मार्च को भी शिक्षा मंत्री महोदय जी से विधानसभा में मिले थे। विधानसभा जब चली हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो कमेटी और सब कमेटी बनी थी उसकी बैठक करके जो भी बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा, उस दिन भी शिक्षा मंत्री जी की यही शब्दावली थी कि जो बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा हम आपके लिए करेंगे। लेकिन उसके बाद 29 तारीख को जब मीटिंग होती है, वो जो बेस्ट पॉसिबल की बात की गई थी, तो बेस्ट पॉसिबल तो कंपनियों के लिए किया उन्होंने, कंपनियों को फिर से 1 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया। तो हम तो नहीं चाहते थे कि कंपनियों के साथ एक्सटेंशन हो। बेस्ट पॉसिबल तो तब होता अगर कंपनियां बाहर होती। जी, जो आप लोगों को सैलरी मिलती है क्या वो पूरी मिलती है या फिर कंपनी आधा शेयर अपने पास रखती है, आधी सैलरी आप लोगों को देती है? देखिए, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जितनी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है वो हमें सैलरी उतनी हमें मिलती है। लेकिन ऐसा है कि केंद्र सरकार से जितनी फंडिंग वोकेशनल शिक्षा पर होती है, वो जो हमारी सैलरीज़ है वो देने के लिए कंपनीज़ को दिया जाता है वो पैसा। तो कंपनीज़ अपना जो उनका शेयर है उसको काटने के बाद, मैनेजमेंट चार्ज उसे वो नाम देते हैं, उसे काटने के बाद वो हमें सैलरी देते हैं। तो ये सैलरी का ही मेन वैसे हमारा जो है, ये कंपनी के थ्रू जो हमें सिर्फ कंपनीज़ को हमें सैलरीज़ देने के लिए रखा गया है। ये जो काम है सिर्फ सैलरी देने वाला, ये कंपनीज़ को हटा के डायरेक्ट शिक्षा विभाग कर सकता है और कर भी रहा है। कहाँ कर रहा है मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिमाचल में कुछ एक ऐसे स्कूल हैं जिन्हें हब स्कूल कहा जाता है, और उन हब स्कूल के अंडर 1 या 2 स्पोक स्कूल हैं। उन स्पोक स्कूल्स में जो वोकेशनल विषय पढ़ाए जाते हैं वो हब स्कूल के टीचर्स ही जाके वहाँ पढ़ाते हैं। तो उसका जो मानदेय है, उसका जो ऑनरेरियम है, वो 2500 रुपये उन अध्यापकों को अलग से मिलता है उनकी सैलरी के अलावा। लेकिन वो जो 2500 रुपये का जो ऑनरेरियम है वो कंपनीज नहीं देती। वो जो PFMS पोर्टल है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि उसी के माध्यम से हमें हमारी जो मेन सैलरी है वो भी दी जा सकती है। वो जो 2500 रुपये का अलग से ऑनरेरियम है वो हमें PFMS पोर्टल के द्वारा दिया जा रहा है ऑलरेडी।
जब आप लोगों की शिक्षा विभाग में नियुक्ति हुई थी वोकेशनल अध्यापक के तौर पे, तो क्या उस दौरान जब आप लोगों ने नौकरी में ज्वाइन किया था कि तब भी आप लोगों ने कहा था कि हमें अगर रेगुलर किया जाएगा तभी नौकरी करेंगे? नहीं सर, जैसे मेरे को शिक्षा विभाग में 10 साल हो गए हैं। स्टार्टिंग में ये प्रोजेक्ट चला था, उसके बाद हमारे से यूनियन वगैरह, लेकिन जब 2021 का MOU हुआ था उसमें हमें फ़ायदे बताया कि ये चीज़ होगा, लेकिन वो हमें इस पर का कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। इस सैलरी डिले की बात कंपनी मनमानी करती हैं। ऐसे कौन से फायदे थे 2021 के MOU में जो आप लोगों को बताए गए थे? कि आपका मान सैलरी जो आपकी इंक्रीमेंट है वो लगती रहेगी, आपको फैसिलिटी टाइम टू टाइम आपको सैलरी रिलीज किया जाएगी, आपको छुट्टियां वगैरह का भी मामला था, लेकिन कंपनी ने ये सब नहीं किया। इस वजह से हम जैसे लास्ट ईयर नवंबर में आए थे, हम धरना प्रदर्शन किया था कि कंपनी को रूल आउट किया जाएगा। जैसे हमारे दोस्त ने बताया कि शिक्षा मंत्री यहाँ आए थे, उन्होंने बोला कि हमारा चेहरा ही रिटर्न है, आप जाइए स्कूलों में काम कीजिए, कंपनियों को हम बाहर कर देंगे। लेकिन जब हम 29 को यहाँ पे सरकार का धन्यवाद करने आए, लेकिन उन्होंने बताया कि हम कंपनियों को बाहर नहीं करें, उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन है। इसी वजह से हम यहाँ पे धरने पे बैठ गए कि जब तक कंपनियों को बाहर नहीं किया जाएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कंपनी को बाहर करने का चक्कर क्यों है? आप लोगों को सैलरी टाइम से मिल रही है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, फिर समस्या कहाँ है? समस्या यही है सर, आप अच्छा क्वेश्चन किया कि कंपनी रखी क्यों है। पहली बात तो ये 14% को मैनेजमेंट चार्जेस दी जा रहे हैं, वो किस बेस पे? ओनली सैलरी देने के लिए। सारा काम BT करते हैं, OGT से लेके गैस लेक्चर से। कंपनी रखी क्यों गई है? जो 14% चार्जेस कंपनी को दी जाए, हमें ये नहीं बोलते कि हमें वो दो। आप जो सरकार को 8 से 10 करोड़ का जो कंपनी को दे रहे हो, सरकार रखे, एजुकेशन डेवलपमेंट में उसको खर्च करे, उनका रोल क्या है? हमें और इससे फायदे का हम सोसाइटी में आते हैं तो एक रेपुटेशन की बात भी है सर। हम 10 सालों से स्कूल में काम करें, एक BT क्या काम नहीं करता? मैनेजमेंट के सारे काम, ऑल एक्टिविटी जो भी होता है हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन कंपनी का रोल क्या है? ओनली अटेंडेंस चेक करना, स्कूल में विजिट नहीं करना, क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कोई नहीं देखता है। हमें एक रिस्पेक्ट भी चाहिए कि एक्चुअली में हमारा रुतबा क्या, हम बोलते हैं आउटसोर्स है। व्हाट यू मीन बाय आउटसोर्स? हम अपना 100% दे रहे हैं, बच्चों को स्किल कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा बच्चा था जिसको कुछ नहीं आता, लेकिन हम नहीं बोलते हम 100% सिखाते हैं, लेकिन हम उसको इतना स्किल कर लेते हैं कि वो किसी के साथ उन्हें बात कर सके। एक रिस्पेक्ट जो होती है, टीचर एक ऐसा शब्द है जो खुद जलता है दूसरों को रोशनी देने के लिए, तो हमें एक रिस्पेक्ट चाहिए। जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि मेरा चेहरा ही मेरा रिटर्न है, आप आज उस बात से मुकर रहे हैं। यही है सर कि हमें कंपनी से को बाहर करना है और हमें एक रिस्पेक्टेबल जॉब चाहिए। हमें जो सोसाइटी है उसके अंदर लिया जाए, हम तब तक यहाँ से बाहर धरने से नहीं उठेंगे। नेताओं के आश्वासन पर आपको क्या लगता है? आपसे इतने नेता मिलके गए, प्रतिभा सिंह आई थी, आपने शिक्षा मंत्री का तो जिक्र कर ही दिया, एक आप लोगों का डेलीगेशन पिछले परसों मुख्यमंत्री से भी मिलने गया था, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आपसे मिल लिए। सर अब जैसे कि हम सभी नेताओं से मिले, आश्वासन हमें दे रहे हैं। अब उन्होंने बोला कि हम सरकार तक जो हमारा सरकार का मुखिया है श्री सुखबंदर सुक्खू जी, उनसे मिलेंगे। आपका प्रस्ताव है कि इससे सरकार को किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं है, तो हमें होप है कि हमारे हक में फैसला होगा। मुख्यमंत्री सोचेंगे कि, पर होप तो आपकी पूरी तरह टूटती हुई दिख रही नहीं है ना। सर। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये मेरे हाथ की बात नहीं है। प्रतिभा सिंह ने आपको कहा कि मैं कैबिनेट की बात करूंगी कि वहाँ मसला हल हो जाए, कैबिनेट भी हो गई, मसला हल नहीं हुआ, फिर कब तक बैठे रहेंगे? सर आपकी बात सही है कि होप नहीं है। जैसे जो सब कमेटी बनाई थी और हमारी कमेटी ने 3 स्टेटों का दौरा किया, वहाँ से पूरा स्टडी मटेरियल आया और सरकार के सामने रखी कि क्यों नहीं हो सकता, फॉल्ट कहाँ पे है। हमसे पूछे कि एक्चुअल में कमी कहाँ है, हम ये नहीं कह रहे हैं। चलो मैं तो पूछ ही रहा हूँ, फिर बता दीजिए कमी कहाँ है। सरकार गलत है, अधिकारी गलत है? देखो सरकार भी गलत नहीं है, हमारी कमेटी, लेकिन जब टेबल टॉक होगी, जो सरकार के मिसकम्युनिकेशन है कि ऐसा हो सकता है, वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जब मुख्यमंत्री या गुजरात से आएंगे, उनसे डिस्कस होगी, उसी के बाद हमारे पक्ष में फैसला होगा सर। चलिए यहाँ हमारे साथ कुछ महिला वोकेशनल अध्यापक भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। अध्यापक के साथ साथ एक घर भी आप लोग चलाते हैं, जो आप लोगों को सैलरी मिलती है, क्या उससे गुजारा हो पाता है क्या? नहीं सर, उससे हमारा गुजारा नहीं हो पाता, और बच्चे भी हैं सर, और हमें छोटे छोटे बच्चों को लेके इधर आना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है बच्चों के साथ यहाँ पे। और हमें सरकार से यही उम्मीद है कि हमारी पॉलिसी जल्द से जल्द बनाई जाए, ताकि हम अपने फैमिली और बच्चों का गुजारा अच्छे से कर सकें।
कुछ यहाँ पर नेता आए थे, उन लोगों ने आपके बच्चों का भी जिक्र किया कि हमें भी दर्द लग रही है कि आप लोग बच्चों के साथ बैठे हैं, बावजूद उसके मसला हल नहीं हुआ। क्या आप जब नेता मिलने आते हैं तब आप लोग कहते नहीं हैं कि मिलके तो आप लोग चले जाते हैं, मसले हल नहीं हो रहे हैं? सर अभी उनसे हमें आश्वासन ही मिला है, लिखित में हमें कुछ नहीं मिला सर अभी तक। क्या लगता है सरकार आपका मसला हल कर पाएगी क्या? जी सर, हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारा मसला हल करेगी और हमारी जल्द से जल्द पॉलिसी बना देगी। पर ये बात हो रही है कि मसला हल हो जाएगा, परंतु आज जो हम सुबह के कुछ पढ़ रहे थे सोशल मीडिया में, आप लोगों के 9 वोकेशनल अध्यापकों को निकाल दिया गया। कि आप लोगों ने वजह पूछनी चाहिए कि किस वजह से निकाले गए? सर अभी तक हमें जो सूचना मिली है अखबारों के माध्यम से कि 9 को निकाल दिया गया है, पर टर्मिनेशन की मेल सभी को आ गई है। अल्टीमेटम पिछले 7 तारीख का था। अब ये हम भी पूछना चाहते हैं कंपनी से कि आपने 9 को ही क्यों निकाला, जब हमारी टाइमलाइन सभी के ऊपर हो गई। हम तो सभी बैठे, 9 अकेले थोड़ी ना बैठे, हम सभी बैठे हैं। 2174 को निकाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या राजनीति की जा रही है? सर हम शिक्षक हैं और हमारा काम है शिक्षा देना। राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम शिक्षा के लिए बैठे हैं और शिक्षा के सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए और अपनी मांगों को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। अपनी मांगों से लेकर हमें राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने फिर भी पूछने का तो प्रयास किया होगा ना कि 9 लोगों को निकाल दिया, क्या गलती थी? साथी तो वो भी आपके हैं। कंपनी से हमारा डायरेक्ट सर अब कोई कांटेक्ट नहीं है। हमने कंपनीज़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए हैं। तो अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए हैं किसी कंपनी के, तो वो कैसे मुझे टर्मिनेट कर सकती है? मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, तो फिर कैसे हम मुझे टर्मिनेट कर सकता है कोई? जी सर। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि मेरे हाथ की बात है नहीं है, ये तो केंद्र के लेवल की बात है। सर ये सरकार के लेवल की बातें हैं। अगर हो सकता है मुख्यमंत्री जी को पूरे विषय के बारे में पता नहीं हो, अक्रॉस द टेबल जब बात होगी तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपना पक्ष मजबूत तरीके से रखेंगे। और हमें आशा है कि जब हम अपना पक्ष उन तक, हमारी बात उन तक पूरी तरह से पहुंच पाएगी, तो वो हमारी बातों को सुनेंगे और हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। बहुत से नेता आपसे मिलके गए, कुछ तो सरकार के मंत्री ही थे, एक तो सरकार की पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा भी थी, बावजूद उसके मसला हल नहीं हुआ। कोशिशें जारी हैं और भी पहले बहुत लोग मिलके गए हैं और बहुत लोग मिलके जाएंगे, पर जब तक हमारी पॉलिसी नहीं बनेगी हम यहाँ बैठे रहेंगे और धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। जब आप लोगों की नौकरी लगी थी, क्या तब सरकार ने कहा था कि आप लोगों को रेगुलर करेंगे, आप लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनाएंगे? क्योंकि एक सवाल तो आप लोगों पर भी उठ रहा है ना, सरकार भी कह रही है पहले आउटसोर्स पर लगते हैं, फिर धीरे धीरे धरने प्रदर्शनों पर आते हैं, फिर आंदोलन हो जाते हैं, फिर स्थायी नीति की मांग हो जाती है। जब आपसे वादा ही आउटसोर्स का हुआ है, फिर आपको रेगुलर लाने के लिए हम प्रयास किस तरह से कर सकते हैं? आपके माध्यम से, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आपके माध्यम से मैं सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं कि पिछली गत सरकार में भी ऐसी बात हो रही थी कि आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बनाई जाए। तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बनने जा रही है। हम लोग जब सरकार के पास गए कि आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बन रही है, हमें भी इसमें गिना जाए, तो सरकार ने हमें साफ मना कर दिया कि वोकेशनल एजुकेशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आउटसोर्स पॉलिसी। हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और आपके लिए आपको हम आउटसोर्स कंसिडर नहीं करते। तो ये दोहरे मापदंड क्यों रखे जा रहे हैं कि कभी आप हमें आउटसोर्स मान लो, कभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मान लो। आप हमें एक प्लेटफॉर्म पे रखिए और फिर हमसे बात कीजिए। आपके 9 साथियों का टर्मिनेशन कर दिया गया, पिछले कल आज अखबारों में भी छपा है। क्या लगता है किस वजह से निकाले गए होंगे? कुछ लोग तो कह रहे थे मुख्यमंत्री से आप लोग मांग रखने गए थे, इस वजह से निकाल दिए गए। नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि जो हमारी मांगे हैं उसको लेकर कंपनी थोड़ा प्रेशर बनाने के लिए ये जो टर्मिनेशन निकाली है उन्होंने, तो उसी वजह से ये थोड़ा प्रेशर बनाने के लिए हम थोड़े से डर जाएं, बिखर जाएं। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि सभी साथी सड़कों पर उतर चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर जब तक कोई स्थायी नीति नहीं बनाई जाती तब तक कोई वीटी साथी यहाँ से नहीं जाने वाला है। आपने कहा कि प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि धरना ख़त्म हो जाए। क्या लगता है इस प्रेशर बनाने के पीछे व्यक्ति कौन है, सरकार है या फिर अधिकारी हैं? नहीं सर, एक्चुअली ये कंपनी वाले हैं जो थोड़ा सा ये चाहते हैं कि संगठित होकर अपनी आवाज़ को ना रख सकें अपने अधिकारों के लिए, ताकि एक आध को निकाल के टर्मिनेशन निकाल के बाकी सभी डर जाएं और निकल जाएं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि अब सभी साथी अपनी आवाज़ बुलंद करके अपनी पॉलिसी की मांग को, अधिकारों को लेकर चौड़ा मैदान पर डटे हुए हैं। सारी सवालों पर बातचीत हो गई, सब मसलों पर बातचीत हो गई। एक मसला है जो अभी तक क्लैरिटी नहीं हो पाई है, सरकारें जो हैं कंपनियों को बाहर क्यों नहीं निकाल पा रही हैं? ये भी तो आप लोगों ने कुछ होमवर्क किया होगा ना कि सरकार इस वजह से कंपनी को नहीं निकाल रही है, तभी तो कंपनी का दबदबा बढ़ रहा है।
देखिए एक्चुअली जो हमारे स्कीम है सर, वो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है और स्किल इंडिया के तहत हम इस पर कार्यरत हैं। तो जिसमें सरकार सेंटर द्वारा ये बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट भी इसको चला सकती है। तो इसके तहत ही सर जैसे कि हरियाणा राज्य में गवर्नमेंट के अंदर ही काम कर रहे हैं, तो उसके तहत ही हमारी मांग है और हम इसी पे काम कर रहे हैं सर। क्या इंटरेस्ट है सरकार का, क्या इंटरेस्ट है कंपनी का कि कंपनी सरकार के साथ टाई अप कर रही है, सरकार कंपनी के साथ टाई अप कर रही है, ना सरकार कंपनी को बाहर कर पा रही है, ना कंपनी पीछे हट रही है? देखिए सर, ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा कि इसमें सरकार टाई अप कर रही है या कंपनी टाई अप कर रही हैं, लेकिन कंपनियों से इतना प्रेम, इतना लगाव कहीं ना कहीं हिमाचल के बच्चों के लिए या पूरे देश के बच्चों के लिए बड़ा हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हम यहीं के बाशिंदे हैं, यहीं के निवासी हैं और हम यहीं के वोटर हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि 2100 परिवार नहीं है, ये सिर्फ 2100 लोग भी नहीं हैं। एक बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश का जो तबका है वो आउटसोर्स में काम कर रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि ये मीठा जहर है, इसको सरकार बंद करे और हर तरीके से जो भी संभव हो सकता है स्थायी नीति लाने की कोशिश करे, क्योंकि इसमें अब अगर ये मैं कहूँ कि कौन किसके साथ मिला हुआ है तो ये थोड़ा सा गलत होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ के जो स्थायी लोग हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को फैसला लेना चाहिए। जनहित का फैसला सरकार लेगी तो सरकार का जो है हम आभार भी प्रकट करेंगे। हम हर मंच से जो है आभार प्रकट कर भी रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, हम इस समय राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में हैं। आप मेरे ठीक पीछे भी देख सकते हैं, उस तरफ भी देख सकते हैं। चाहे महिला वोकेशनल अध्यापक हों या फिर पुरुष वोकेशनल अध्यापक हों, यहाँ पर पिछले 12 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। मांग एक ही है कि जिस चैनल से हमें तनख्वाह मिल रही है वो कंपनी सिस्टम फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए, ताकि हमें भी असुविधा ना हो, सरकार के लिए भी असुविधा ना हो। देखने की बात ये भी है कि अब नया शिक्षा का सत्र शुरू हुआ है, दाखिले शुरू हुए हैं। कहीं अध्यापकों की स्ट्राइक बच्चों की पढ़ाई में बाधा ना बने। सरकार इसके लिए क्या आगामी कदम उठाती है, ये भी देखने का विषय रहेगा। आज की हालिया जानकारी ये कहती है कि इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, जिस तरह से कुछ वोकेशनल अध्यापकों ने भी बताया, इनके 9 साथियों को टर्मिनेट कर दिया गया है, यानी कि सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।